दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं या इस तरह का माहौल बना रहे हैं, जिसकी वजह से उस देश में जो लोग हैं वो अब सड़कों पे उतर आए हैं। मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। नेपाल में पिछले 2 दिनों से वहां के लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और यह आंदोलन है वहां राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। आपको मालूम हो कि 2008 में ही यहां से राजशाही खत्म कर दी गई थी और हिंदू राष्ट्र होने का जो एक तमगा लगा हुआ था नेपाल पे वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन वापस से इस देश में वापस से राजतंत्र वापस करने और हिंदू राष्ट्र घोषित होने की मांग को लेकर लगातार वहां के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हाल ही में जब फरवरी महीने में वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह धार्मिक यात्राओं के दौरे से वापस लौटे थे तो एयरपोर्ट पे हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में उमड़ आए थे। इसके बाद से ही लगातार हर कुछ दिनों के बाद सड़कों पे दूसरी जगहों पे लोग इकट्ठा होकर राजतंत्र की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब यह आंदोलन हिंसा में तब्दील होता जा रहा है। फिलहाल 5 जगहों पे वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना को सड़कों पे उतार दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे जो वहां के कुछ एक्टिविस्ट है, जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका आरोप है कि इस जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की जो मांग है उसके पीछे भारत का हाथ है। और सिर्फ भारत का हाथ का ही बात जिक्र नहीं हो रहा है बल्कि योगी आदित्यनाथ की चर्चा बार बार हो रही है, क्योंकि हाल के दिनों में नेपाल में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और वहां पोस्टर बॉय की तरह से वो प्रचलित हुए थे। कहा यह जा रहा है कि ज्ञानेंद्र शाह के देश में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, खास करके लखनऊ में जितने कार्यक्रम हुए हैं, उसकी मेजबानी योगी आदित्यनाथ ने की थी और वो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी और राजतंत्र की वापसी के लिए लगातार इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे नेपाल में हिंसा भड़क रही है और लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। जबकि देश में लोकतंत्र चल रहा है और वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से मतलब अगर पिछले 5 सालों की अवधि को देख ले तो कई बार वहां सरकार गिर चुकी है और इसकी वजह से जो एक राजनीतिक अव्यवस्था होती है उससे नेपाल फिलहाल पीड़ित है और इसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। इसी वजह से वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि राजतंत्र की वापसी होने से नेपाल में फिर से जनजीवन सामान्य हो सकता है और हिंदू राष्ट्र घोषित होने से वहां कई चीजों की वापसी हो सकती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इस मांग को दोहरा रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो वहां नेपाल कांग्रेस जो मुख्य पार्टी है उनकी तरफ से साफ रूप से कह दिया है कि इस देश में राजतंत्र की वापसी होना बेहद मुश्किल है। कुछ लोगों का, खास करके जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका आरोप है कि ज्ञानेंद्र शाह आम लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र का शासन चल रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार काम कर रही है। ऐसे में राजतंत्र की वापसी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और बाकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान राजतंत्र के जरिए ही हो सकता है। यही वजह है कि फरवरी महीने में जब ज्ञानेंद्र शाह धार्मिक यात्राओं से वापस लौटे थे तो हजारों की संख्या में जो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे थे उन लोगों के तरफ से लगातार इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह से कि राजा का हाउस खाली करो, राजा वापस आ रहे हैं। यानी वो सरकार को साफ रूप से चेतावनी दे रहे थे कि जिस सरकार ने राजतंत्र को खत्म किया है या जिस राजतंत्र की गद्दी पे वे काबिज हुए हैं उसको खाली करे, क्योंकि राजा वापस आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में इस बात को भर दिया गया है कि अगर राजतंत्र की वापसी होती है तो नेपाल में जो जनजीवन है, जो व्यवस्था है, जो भी कमियां हैं वो दूर हो सकती है। इसी वजह से जो आम लोग हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं और वहां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कुछ जगहों पे हिंसा की घटनाएं भी हुई है। करीब 5 जगहों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जगह जगह लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की घटनाओं की खबरें सामने आ रही है।
लेकिन इन सब खबरों के बीच में एक जो सबसे गंभीर मामला सामने आया है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन और इस हिंसा के पीछे भारत का हाथ होने की बात कह दी है। इस हिंसा के पीछे भारत की हाथ होने की बात कहने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ के जो आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन के पीछे भारत की साजिश को माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कुछ समय तक या पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से नेपाल में उनके पोस्टर बॉय की छवि बनी है, जिस तरह से ज्ञानेंद्र शाह की लगातार जो भी कार्यक्रम हुए हैं लखनऊ में उसकी मेजबानी योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, और खास रूप से जिस तरह से वहां पर हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग ने जोर पकड़ा है उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का ही दिमाग माना जा रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश में ही नहीं हिंदू राष्ट्र के लिए लगातार बयानबाजी करते हैं या पैरवी करते हैं? क्या उन्होंने नेपाल को भी इस मामले में प्रभावित किया है? क्या इस मामले में नेपाल की तरफ से जो विरोध हो रहे हैं या विरोध जताए जा रहे हैं उस मामले में क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से नेपाल में जो अव्यवस्था फैली है, जो अस्थिरता आई है, उसके लिए सीधे तौर पे भारत को जिम्मेदार ठहराकर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नेपाल ने इस मुद्दे को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको मालूम हो कि इससे पहले जो एक पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों जो ट्रेन हाईजैक करने की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से भारत का नाम सामने आया था और कहा गया था कि भारत की साजिश के तहत बलूचिस्तानियों द्वारा ट्रेन हाईजैक किया था। हो सकता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहा जा रहा हो, नेपाल की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, लेकिन अगर दो देशों की तरफ से सिर्फ भारत को कटघरे में खड़ा करते हुए इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो इसका मतलब समझने की जरूरत है, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत का अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जिस तरह से संबंध बिगड़ा है उस पृष्ठभूमि में देखें तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, उससे पहले पाकिस्तान के साथ वर्षों से रिश्ते खराब चल रहे हैं, और अब नेपाल के साथ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है उससे ऐसा लगता है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जिस तरह के रिश्ते डेवलप कर सकता था वो रिश्ते डेवलप करने में वो नाकाम रहा है। इसी बीच बांग्लादेश के जो वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चाइना का दौरा किया है। इससे पहले वो भारत का दौरा करना चाहते थे, लेकिन भारत के दौरे के लिए भारत की तरफ से बेहतर रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पहले चाइना का दौरा किया, और कहा जा रहा है कि चाइना के साथ उनके कई तरह के समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। खास रूप से चाइना का जो चार्टर्ड प्लेन है वो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से ले जाने के लिए आया था। यानी इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि पहले चाइना पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी वो अपने करीब ला रहा है, उसे भी मजबूत कर रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि चाइना ही इस पूरे प्रकरण की जड़ में है? क्या चाइना की वजह से या चाइना ने इस तरह की गोटी सेट की है कि भारत को बाकी पड़ोसी मुल्कों के बीच में घेर दिया जाए? इसी वजह से वो बांग्लादेश के साथ करीबी बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ा रहा है, और अब नेपाल के साथ इस तरह के तनावपूर्ण रिश्ते बन रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि चाइना भारत को घेरने के लिए उसके पड़ोसी मुल्कों को हथियार बना रहा है। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह की योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया है, या जिस तरह से भारत की तरफ से जो नेपाल को प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए थी या कड़े शब्दों में इसका विरोध होना चाहिए था, वो विरोध नहीं नजर आने से एक संदेह पैदा हो गया है कि क्या आज जो नेपाल में हो रहा है क्या उसके पीछे सचमुच भारत का हाथ है? इन तमाम सवालों का जवाब निश्चित रूप से भारत केंद्रीय सरकार को, खास करके विदेश मंत्रालय को देना चाहिए, और नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करना चाहिए। नहीं तो ये बात इस तरह से फैल जाएगी या इस तरह से मान ली जाएगी कि इसमें भारत की भूमिका निश्चित रूप से संदिग्ध रही है।
इस स्थिति को समझने की जरूरत है कि जो चाइना है और बाकी जो बड़े राष्ट्र हैं वो भारत को घेरने के लिए इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती या अच्छे रिश्ते न रहे। इसी वजह से इस तरह की घेरेबंदी की जा रही है। इस चालाकी को समझते हुए भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की जरूरत है और इस रिश्ते को डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान में इस तरह की कोई अगर घटना होती है तो सीधे तौर पे भारत का नाम ना आए। अगर नाम आ रहा है तो इसका खंडन होना भी जरूरी है, नहीं तो दुनिया भर में एक मैसेज जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं भारत की भूमिका रही है। ये बेहद जरूरी है और इस पर अगर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में एक और राष्ट्र के साथ भारत का जो रिश्ता है वो खराब दौर में पहुंच सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।